स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डैट इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो बेसिकली आज इस फर्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जेंडर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज हमारी सोसाइटी में एक ऐसा वर्ग मौजूद है जिसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो है जेंडर को लेके जो डिवीज़न आपको देखने मिलता है कि पुरुष को स्त्री के बराबर नहीं समझा जाता है, उसे वो प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती हैं जो उसे मिलनी चाहिए, जो इक्वालिटी उसे मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पाती है। और यह सिर्फ आज की स्थिति नहीं है, ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है, कई शताब्दियों से होता आ रहा है और महिलाओं की स्थितियों में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अक्सर सभी महिलाओं को इस आधार पर सशक्त मान लिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर देश के प्रधानमंत्री महिला हैं, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो एक महिला हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी की जो कंपनी के सीईओ हैं वो महिला हैं। ऐसे तर्क देकर ये साबित करने की पूरी कोशिश की जाती है कि अमुक क्षेत्रों में महिलाएं सर्वश्रेष्ठ पदों पर पहुंच चुकी हैं। इसलिए भारत में भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं और शक्ति संपन्नीकरण की तरफ बढ़ रही हैं। हमने उंगली पर गिनी जा सकने वाली चंद शक्ति संपन्न सफल 1-2% महिलाओं के आधार पर महिलाओं को सशक्त ठहराने की कोशिशें तो भरपूर की, परंतु क्या कभी उन 98% महिलाओं के बारे में सोचा है जिनकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी है। ये बात कर लेते हैं किस तरह के डिवीज़न जो यहाँ पर हो रखे हैं वो किस तरह के डिवीज़न आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन इवॉल्व होता है कि जेंडर डिवीज़न क्या है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो द जेंडर डिवीज़न टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेबल। ये एक प्राकृतिक है और अनचेजेबल, इसको बदला नहीं जा सकता। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। इस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है। अब इनकी क्या कंडीशन वो आप देखिए। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता प्रतिशत है वो 54% है, वहीं पुरुषों का लिटरेसी परसेंट 76% है। महिलाओं को पर्टिकुलर उसी काम के लिए कम पैसा मिलता है जिसके लिए पुरुषों को अधिक पे किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर एक आंकड़ा निकाला जाए, सो ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे एंड येट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड। इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट 1976, जिसमें ये कहा गया है कि महिलाओं को भी इक्वल वेजेस दिए जाएँ, बराबर उनको पैसा दिया जाए। भारत में आपको देखने को मिलता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो पहले एक सन चाहते हैं, अगर कंपेयर करें गर्ल की अपेक्षा। इससे क्या हो रहा है कि जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है वो लगातार घटता जा रहा है। लिंगानुपात घटने से यह स्थिति पैदा हो गई है कि एक कंट्री में अगर देखा जाए तो बॉयज़ की अपेक्षा में जो सेक्स रेशियो हो 933 और घटते घटते आज की स्थिति में 914 तक पहुँच गया है। अगर बात करें रिपोर्ट्स की तो रिपोर्ट्स में बताती हैं कि उनको वर्क बेस पे महिलाओं के साथ किस तरह का हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन और वायलेंस होती है। ये मैं रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर बात की जाए घर पे, अगर बात की जाए तो होम में भी उनके साथ किस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ऐसा आपको अपने परिवेश में, अपनी सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। समाचार पत्रों के माध्यम से आप देखते होंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करते होंगे कि किस तरह से स्थितियाँ खराब हैं। लेकिन सरकार है, हमारी सोसाइटी है, इस ओर से ध्यान अपना खींचना चाहती है और बताना चाहती है कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया हमने, स्थितियाँ सारी सही हैं, बट ऐसा नहीं है। बात कर लेते हैं जो इन स्थितियों के सुधार के लिए कुछ मूवमेंट चलाए जाते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए जाते हैं और उनके लिए जो भी काम किए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आपको बता देता हूँ इस फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब होता है कि जो खास पर्टिकुलर ग्रुप या समुदाय अगर किसी वुमेन को फेवर करता है तो उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। ओके, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस स्थिति में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम देखते हैं कि लोकसभा में 2014 में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 12% था, जो कुछ खास एक परसेंटेज नहीं है। असेंबली में ये स्थितियाँ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं क्योंकि स्टेट असेंबली में इनका रिप्रेजेंटेशन मात्र 5% है, ओनली 5% है। इनको जो भी रिजर्वेशन दिया गया है वो लोकल गवर्नमेंट में दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट में इनके लिए 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया गया है, आरक्षित कर दी गई हैं सीटें। अगर बाकी स्थितियों में देखें तो कुछ खास परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और मूवमेंट्स के बारे में।
हम देखते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एक हर क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, मैनेजर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, हर जगह देखते हैं। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन का रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। न्यूजीलैंड इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन एक महिला के हाथ में है। देखा कि कोरोना के ड्यूरेशन में उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया और चीज़ों को बिल्कुल मोबिलाइज करके बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ उस तरह का अभी भी संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ डिमांड उठानी चाहिए। डिमांड फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, एक्सटेंशन ऑफ राइट टू वोट, ये कुछ अधिकार होने चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कुछ हम चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। और भी कुछ डिमांड्स हैं लाइक इन्हेंसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इनको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हर लेवल पे एजुकेशन की उनको हेल्प करना चाहिए, उनको लेवल को बराबर करना चाहिए, दोनों के स्तर को बराबर करना चाहिए। ग्राफ के थ्रू समझें तो अदर कंट्रीज़ में इंडिया की अपेक्षा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फिनलैंड हो या न्यूजीलैंड हो, हर जगह की ये जो स्थितियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं इंडिया से। एक मैंडेट लाना चाहिए जिसमें महिलाओं को पुरुष के बराबर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और जो सीट्स हैं उनके लिए स्टेट असेंबली हो चाहे लोकसभा राज्यसभा उनके लिए रिजर्व कर देना चाहिए, जैसे लोकल गवर्नमेंट में कहा गया है। लोकल गवर्नमेंट में जैसे 1/3 सीट्स जो हैं रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में और स्टेट असेंबली में भी यही यहाँ पर इनको लाना चाहिए। तब कुछ स्थितियाँ जो हैं वो सही हो सकती हैं। ये वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर हम लिटरेसी रेट पे ध्यान दें, कुछ इसके द्वारा मूवमेंट चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसको और एक ब्रॉड लेवल पे सरकार के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आज के जेंडर के सेक्शन में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे रिलीजन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।